Hello बच्चों, welcome back to A Square classes. Today we are going to start our new topic of 12th standard solution and colligative property. आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, solution and colligative property. colligative property को हम लोग शॉर्ट में CPP बोलते हैं. दो पार्ट में, एक तो solution और दूसरा है colligative property. पहले समझते हैं कि solution क्या होता है. सॉल्यूशन नाम से ही पता चलता होगा. सॉल्यूशन मतलब मिक्सिंग ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट. एंड व्हाट डज इट मीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो अपने सिलेबस में पढ़ने हैं. वैसे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, वह दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, दोज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. और आगे भी हम लोग पढ़ोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. मोलैलिटी वगैरह ये सब कंसंट्रेशन टर्म में ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कांसेप्ट 11th के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे. एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं. वही मोल कांसेप्ट में जो कंसंट्रेशन लास्ट पार्ट था वहीं से इस टॉपिक का लिंकिंग है और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन है क्या. आइए हम लोग पहले देखते हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशंस क्या है, फिर सिलेबस को देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो हम लोगों ने देखा था जब कंपाउंड को सेपरेट किया था तो एक था मिक्सचर, और मिक्सचर को दो टाइप में क्लासिफाई किया था, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होगा, दो सॉल्यूशन इन विच the component present are in same phase, all the component present in the solution are in same phase, then this solution is called as homogeneous solution. If the component present in the solution are more than one phase, then it is called as homogeneous. तो आज हम लोग जो solution को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला ये solution कैसा होना चाहिए, तो ये solution homogeneous होना चाहिए. होमोजेनियस होना चाहिए. आइए पहले मैं एक पहले डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझता हूँ. solution is a homogeneous mixture of non reacting, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 2 and more than 2. Solution is a homogeneous mixture of 2 and more than 2 non-reacting component in which one component will lose their identity and which cannot be separated by any method. अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या हो गया, दो या मोर देन टू एंड मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग. जिस चीज का आप सॉल्यूशन बनाओ, जैसे आप अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हो तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर. अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl बोलते हो तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर. आप उस कंपोनेंट को मिक्स करोगे किसी भी सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन आप वैसे दो कंपोनेंट से बनाओगे जो दो आपस में रिएक्ट ना करें. जैसे आप समझो एक कंपोनेंट एसिड HCl ले लो, दूसरा कंपोनेंट NaOH ले लो. अगर दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो वो कभी सॉल्यूशन, उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों रिएक्टिंग हो जाएंगे. तो सॉल्यूशन तभी बनेगा जब जो भी आप दो या दो से ज्यादा जितने भी कंपोनेंट आप उस सॉल्यूशन में डालो सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए. सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 नॉन रिएक्टिव. तो होमोजेनियस मिक्सचर होने चाहिए एंड नॉन रिएक्टिव होने चाहिए. कंपोनेंट 2 and more than 2 कंपोनेंट होने चाहिए इन विच वन कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी which cannot be separated out by any physical method. and एक बार जब सॉल्यूशन बन गया तो उसमें से दोनों कंपोनेंट को आप कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते थे. उसी को अपन क्या बोलते थे, सॉल्यूशन. अब देखना, अब हम लोग इसी पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब यहीं पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, इट मीन हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. और जब भी किसी चीज को आप क्लासिफाई करोगे तो पहले क्वेश्चन आता है आप किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ. तो पहला जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट पे. इफ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, if solution is made up of two component then it is called as binary solution. If solution is made up of three component then it is called as ternary solution. If solution is made up of more than three component then it is called as polyनरी solution. वैसे बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटरनरी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग को अपने जो सिलेबस में पढ़ना है हम लोग को बाइनरी सिलेबस, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जिसमें पहले हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. इन बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर 2. तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, 2 कंपोनेंट. एंड वो टर्नरी सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन 4 कंपोनेंट एंड सो ऑन. अब हम लोग को जो अपने सिलेबस में आज जो पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए हम लोग को कौन से सॉल्यूशन को पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट होंगे. अगर समझो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, आप आगे देखिए, इन बाइनरी सॉल्यूशन इफ वी हैव 2 कंपोनेंट तो फिर उनको एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. एक को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. तो अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, हैविंग 2
कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा जिसको बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होगा जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब बात आती है किस कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलोगे और किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलोगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस देखोगे, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वैसे कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेस अमाउंट, और इसको क्या बोलते हैं, लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट। अब ध्यान से समझना, वैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करो, समझो आपने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें 2 स्पून चीनी डाल दिया। तो ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर, लेस अमाउंट में क्या है, शुगर। तो इस केस में सॉल्वेंट क्या होगा, शुगर, एंड सॉल्यूट क्या हुआ, इस केस में सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर, एंड सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर। इसी को उल्टा कर लो, आपने क्या किया, एक बाउल लिया जिसमें चीनी रखा हुआ है, शुगर रखा हुआ है, और उसमें 2 स्पून चीनी डाल, अभी भी सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन इस केस में सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो आप कहोगे अभी भी सॉल्वेंट वाटर ही है और सॉल्यूट क्या है, चीनी ही है। फिर कहोगे सर आपने ही तो कहा था कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ तो ज्यादा तो चीनी है, तो फिर किसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वैसे कंपोनेंट जिसके जो अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, विल lose their identity, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। विल नॉट लूज देयर, वैसे कंपोनेंट जो अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ऐसे आप क्वेश्चन वाइज कंपेयर करोगे, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और सॉल्यूशन जो बोला था ना, होमोजेनियस मिक्सचर, तो कहीं ना कहीं आप चीनी पानी को मिक्स कर रहे हो, तो चीनी क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है, पानी क्या है, लिक्विड है, लेकिन सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड फेज में मिलता है। तो कहीं कहीं चीनी जब डिजॉल्व हो जाएगा, चीनी जब डिजॉल्व होगा तो फेज किसका चेंज हो रहा है, चीनी का ना, इसलिए चीनी क्या है, सॉल्यूट है। तो वैसे कंपोनेंट जो अपनी आइडेंटिटी को लूज करे उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अगर आप एक एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल में दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 40% ऑफ, मतलब किसी सॉल्यूशन में 40% इथेनॉल है तो 60% क्या होगा, वाटर। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, वाटर। इट मींस है एंड 60% क्या है, वाटर है। 40% इथेनॉल है, 60% वाटर है, इस केस में आपका सॉल्यूट क्या हुआ, तो 40% जो इथेनॉल है ये क्या हो गया, सॉल्यूट, और 60% वाटर है, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। आइए मैं इधर लिखता हूं, 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन, इस सॉल्यूशन में 50% ऑफ इथेनॉल है एंड 50% ऑफ वाटर है। इथेनॉल, आप ये मत सोचना इथेनॉल क्या है, कोई भी एक लिक्विड है, जो वाइन विस्की वगैरह पीते हैं ना उसमें इथेनॉल ही होता है। इस केस में आप किसको सॉल्यूट लोगे, किसी को सॉल्वेंट लोगे, तो आप किसी को सॉल्यूट ले सकते हो और किसी को सॉल्वेंट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 50-50% है। इसी का नेक्स्ट फेज अब देख लो, मैं बोल दूं 60% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, व्हाट इज इट मीन, तो 60% ऑफ इथेनॉल, 40% ऑफ क्या, वाटर। तो इस केस में इथेनॉल ज्यादा हो गया तो इथेनॉल को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और इसको क्या बोलेंगे, वाटर। वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो जब भी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, जब भी हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, तो सिंपल चीज, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैसे कंपोनेंट जिनकी आइडेंटिटी लूज हो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। वैसे कंपोनेंट जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखे उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। आगे हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज। आप कहोगे, हम लोग पढ़ चुके हैं गैसियस स्टेट में एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 फेज, दे एग्जिस्ट इन द आइदर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं, या तो लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, या तो गैस के फॉर्म में हो सकते हैं। ये जो अपना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, इनका भी तो 3 फेज हो सकता है। अगर सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तब तो कोई फेज चेंज होगा नहीं। तो उस केस में जो ज्यादा क्वांटिटी में उसको क्या बोलोगे, सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्यूशन पे पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन में हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग कौन से सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए हम लोग फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
टाइप ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो ये मैंने क्या लिया, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जांपल। अब मैंने क्या किया, पहले सॉल्वेंट, तीनों किस फेज में है, सॉलिड, सॉल्वेंट किस फेज में है, लिक्विड, सॉल्वेंट किस फेज में है, गैस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड सॉल्वेंट पे एक एक करके सॉल्यूट को देख रहा हूँ। तो सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। वैसे वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड फेज में हो, उस टाइप के सॉल्वेंट को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, जो हम लोग सॉलिड स्टेट 12 का जो फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वहाँ पूरा फिजिकल सॉलिड की बात करते हैं, ज्योमेट्री कैसा होता है, पैकिंग कैसा होता है। अब यहाँ पे इस टाइप के सॉल्यूशन में देखो, तो सॉल्वेंट लिक्विड में ही है, सॉल्यूट दे कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, जो हम लोग बोलते हैं, आप पानी में क्या डाल दो, नमक डाल दो, चीनी डाल दो। लिक्विड लिक्विड, मिल्क एंड वाटर, कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड, अल्कोहल एंड वाटर। तो जितने भी जो मिसिबल लिक्विड होंगे ना, वो किसके एग्जांपल होंगे, लिक्विड एंड लिक्विड के। गैस एंड लिक्विड की बात कर दो, तो जितने भी एरेटेड या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होते हैं, उसमें CO2 गैस डिजोल्व होते हैं। अपने सिलेबस का एक पार्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ करके हम लोग पढ़ते हैं। तो जितने भी एरेटेड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, इसमें CO2 गैस डिजोल्व होता है। अब आप गैस, सॉलिड इन गैस देख लो, स्मोक, लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर, एंड गैस इन गैस, जितने भी एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें n नंबर ऑफ एयर है, मेजर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। तो ये सब इसके बेसिस पे एग्जांपल थे, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है जो अपने सिलेबस का है, ये लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फेज में होगा, सॉल्यूट किसी भी फेज में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज में। अब इसी में से ज्यादातर जो सॉल्यूशंस होगा, या जब भी दो कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करोगे, तो ये किस फेज में कैसे मिलने चाहिए, दोनों इमिसिबल होने चाहिए जब दोनों मिक्स हो जाए। ये मैं इस फेज पे थोड़ा सा दो टर्म पढ़ा रहा हूं, अगर सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज का हो, अगर सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज का हो और सॉल्यूट भी लिक्विड फेज का है, तो फिर दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, एक को बोलते हैं इमिसिबल सॉल्यूशन, दूसरे को बोलते हैं इमिसिबल सॉल्यूशन। मैं थोड़ा उसको पढ़ा रहा हूँ, फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वापस आएंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फेज, तो दोनों लिक्विड फेज दो फेज के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड, दूसरे को बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। इफ इमिसिबल किसको बोलेंगे, दे मिक्स होमोजेनियसली, अगर ये होमोजेनियसली मिक्स कर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड। दे डू नॉट मिक्स homogeneously, then it is called immiscible liquid। जैसे इसमें देख लो, मिल्क एंड वाटर एग्जांपल, E2H5OH इथाइल अल्कोहल, और ये वाटर H2O, तो ये सब इमिसिबल लिक्विड होते हैं। लेकिन इधर एग्जांपल में देखोगे तो ऑयल एंड वाटर, जब भी आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दो तो हमेशा एक सेपरेट लेयर बनेगा। आप कहोगे कौन नीचे होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। अगर आप क्या करो, अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑयल फ्लोट करेगा, और अगर ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। दोनों हमेशा एक सेपरेट लेयर बनेगा। और हम आगे, ये भी अपने सिलेबस का पार्ट है, जब दो कोई अगर इमिसिबल लिक्विड होगा तो हम लोग आगे देखेंगे इसका वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं। समझो ना, ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो अगर कोई बोतल में या कहीं किसी पॉट में पेट्रोल रखा हुआ है, आप उसको खुला छोड़ दो तो पेट्रोल क्या करेगा, इवोपरेट कर जाएगा। लेकिन आप पेट्रोल के एक गैलन में, पेट्रोल के एक टैंक में आप क्या करो, पानी डाल दो, तो सरफेस पे पूरा क्या आ जाएगा, पानी कम वोलेटाइल है, इसलिए पानी इवोपरेट नहीं करेगा, तो पेट्रोल का इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इवोपरेशन कंप्लीटली रुक जाएगा, रेट पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड नेचर दो टाइप के लिक्विड होते हैं, एक मिसिबल लिक्विड, दूसरा इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो होमोजेनियसली का मतलब मैं समझाता हूं कि किसको मैं होमोजेनियसली कहने की कोशिश कर रहा हूं। होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर इन विच थ्रू आउट द सॉल्यूशन
देयर कंसंट्रेशन विल बी सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, देयर कंसंट्रेशन विल बी सेम। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या इस सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में। अब तक हम लोगों ने सॉल्यूशंस पे बात कर रहे थे, दो अलग अलग पार्ट में पढ़ना है, पहले सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर उसी सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाती है, उसी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सॉल्यूशंस का ही एक प्रॉपर्टी है। बेसिकली चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बेसिकली देखना है, कोई सॉल्यूशन ज्यादा इवोपरेट करते हैं, कोई कम इवोपरेट करते हैं। समझो ना, आपके कपड़े पे अगर पानी गिर जाए तो पानी इजिली इवोपरेट कर जाएगा, लेकिन यही अगर कोई चाशनी गिर जाए तो ये देर से इवोपरेट करेगा। क्यों? अब चाशनी में चीनी के डिजॉल्व होने से उसका वोलेटाइल नेचर क्या हो गया, कम हो गया। इसी को हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वेपर प्रेशर में। तो कॉलिगेटिव सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन का, किस किन चीजों पे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है। फिर इसी चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर में फिर देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शॉर्ट में आरएलवीपी बोलते हैं, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी बोलते हैं, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिर कई सारे जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो आइदर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होते हैं, दे कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दे शो आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या तो वो डिसोसिएट कर सकते हैं या तो वो एसोसिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मॉलिक्यूल सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो करेगा तो उसका नंबर कम और ज्यादा होगा, उसका नंबर बढ़ेगा और कम होगा, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी, मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी। इसलिए हम लोग उसी को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर से पता करेंगे कि किस सॉल्यूशन का नेचर की डिसोसिएशन वाइज है या एसोसिएशन वाइज है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, जिसी को हेनरी लॉ पढ़ेंगे। तो अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो इसमें सिलेबस की बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में बात करूं तो पहले टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, वांट ऑफ फैक्टर जिसको आई से डिनोट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इसको सी से डिनोट करते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप्स के होंगे, पहला होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे इसमें बात करें तो फिर आगे हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, जिसको हेनरीज, यही इस पार्ट में हम लोग को पढ़ना है कि इस चैप्टर में हम लोग को यही आगे पढ़ना है सिलेबस में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कंसंट्रेशन है क्या, और बेसिकली कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन से। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में अगर बात करूँ तो समझो कोई लोग ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, कोई लोग कम मीठी चाय पीते हैं। मतलब क्या हुआ उसका कि कोई लोग ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, कोई लोग कम मीठी चाय पीते हैं। तो इसका मतलब सिंपल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर कोई लोग 1 कप चाय दिन में पीते हैं तो जो ज़्यादा मीठी चाय पीते होंगे उनके 1 कप चाय में जो अमाउंट ऑफ चीनी है वो ज़्यादा होगा, और जो कम मीठी चाय पीते हैं उसके 1 कप चाय में जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा उस कप ऑफ चाय में जितना ज़्यादा आप चीनी डालोगे उस चाय की मीठापन, उस चाय की स्वीटनेस बढ़ती जाएगी, और जितना कम चीनी डालोगे उस चाय की जो स्वीटनेस है वो कम होती जाएगी। इस चीज़ को आप ऐसे सोचो कि समझो चाय में आपने 1 स्पून चीनी डाला, चाय में आपने क्या किया 1 स्पून चीनी डाला, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग चाय का कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, कुछ ना कुछ स्वीटनेस होगा। अब आप चाहते हो कि चाय और मीठी पी, आपका मन है कि चाय का जो टेस्ट है, स्वीटनेस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो,
और आपके पास चीनी 1 स्पून ही है, तो आपके मन में दूसरा एक और चीज होगा, क्यों ना 1 कप चाय की जगह हम आधे कप चाय को ही बनाएं। तो अगर आधे कप चाय में आप सेम 1 स्पून चीनी डालोगे, इस केस में चाय और मीठी होगी। दैट मीन्स जो स्वीटनेस है, जो टेस्ट ऑफ चाय है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है कि कितना अमाउंट चाय में, मतलब अमाउंट ऑफ चाय मतलब या तो 1 कप है या आधा कप, कितना अमाउंट ऑफ चीनी डालें। तो जो मीठापन ऑफ चाय है, जो स्वीटनेस ऑफ चाय है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अमाउंट ऑफ चीनी। 1 स्पून की जगह 2 स्पून डाल दो, ज्यादा मीठी होगी। या कितना कम चाय बनाते हो, 1 कप बनाते हो और आधा कप बनाते हो, तो जो टेस्ट है उसी टेस्ट को, स्वीटनेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना ज्यादा अमाउंट क्या है उस सॉल्यूट का है, उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। और इसी कंसंट्रेशन को हम लोग कई वे में रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे कभी स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, तो जब भी स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन की हम लोग बात करते हैं, मैं आगे बताऊंगा, उस केस में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जितना ज्यादा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन। आइए हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। बेसिकली कंसंट्रेशन है क्या, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या दैट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये अमाउंट क्या है, जो मैंने बोला ना अभी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो यहाँ पे बोला मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब समझना ये क्या हो सकता है। अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो आप उसका क्या लोगे, वेट। अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो आप उसका क्या लोगे, वॉल्यूम। तो ये अमाउंट उसका वेट भी हो सकता है, ये उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, ये उसका नंबर भी हो सकता है, ये उसका मोल भी हो सकता है, कोई भी। और डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी, अलग अलग वे में हम लोग कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अगर कंसंट्रेशन की बात करूं, जिसको सी स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे में हो जाएगा अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आकर के, एक्सेप्ट मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट मोलरिटी। मोलरिटी स्मॉल एम है, मोलरिटी के केस में यहां पे आता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा ऊपर में सॉल्यूट का क्वांटिटी आएगा, नीचे में सॉल्वेंट का क्वांटिटी आएगा। ऊपर में सॉल्यूट का क्वांटिटी आएगा, नीचे में सॉल्यूशन का क्वांटिटी आएगा, एक्सेप्ट मोलरिटी जहां पे नीचे में सॉल्वेंट आएगा। अब हम लोग की बात आती है कि कॉन्सेंट्रेशन को आप किस वे में रिप्रेजेंट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन को आप किस वे में रिप्रेजेंट करोगे। तो हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो कई सारे वे हैं जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूं, मैं बताता हूं कि क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूं। मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। एक को बोलते हैं ग्रुप ए, दूसरे को बोलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप ए ग्रुप बी क्यों मैंने डिवाइड किया आपको मैं समझाता हूं थोड़ी देर में। इधर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स है उसको वॉल्यूम रिलेटेड लिया, मतलब जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ग्रुप ए में होगा वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होगा, और जितने भी ग्रुप बी में होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, मास रिलेटेड होगा, मास रिलेटेड होगा। अब कहोगे सर क्यों आपने डिवाइड किया, तो वो टर्म्स जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो वॉल्यूम वो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो चीजें एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड है, मैं लिख सकता हूं यहां पे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और इसमें लिख सकता हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
जे 2017 में ही पूछा, सॉरी नीट 2017 में ही पूछा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इसलिए मैंने उसको ग्रुप 1 और 17 से पहले आप अगर 11 12 में जाओगे तो जेई में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको बाद में 17 में नीट में रिपीट किया कि इसमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म मास पे मास टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। आइए मैं एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन सा मास रिलेटेड है, कौन कौन सा वॉल्यूम रिलेटेड है। अगर वॉल्यूम रिलेटेड की मैं बात करूं तो पहला होगा यहाँ पे परसेंटेज बाई वॉल्यूम, पहला कौन सा होगा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। दूसरा जो होगा इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा जो होगा उसको बोलते हैं मोलरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, मोलरिटी। चौथा जो होगा इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो चार टर्म्स है जो वॉल्यूम रिलेटेड है। अगर वॉल्यूम रिलेटेड है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। इस तरफ आ जाओ, ग्रुप बी में आप आओगे तो यहाँ पे पहला होता है परसेंटेज बाई वेट, दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन, तीसरा होगा यहाँ पे मोललिटी, जिसको स्मॉल एम से बोलते हैं, और चौथा यहाँ पे होगा पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में जिसको बोलते हैं पीपीएम। आपने 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन चैप्टर में जब कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते होंगे तो वहां पे पढ़ते हैं वाटर, और वाटर में आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ हार्डनेस। दो टाइप के हार्डनेस होते हैं वाटर में, एक को बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। और वहां बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का क्लोराइड बाइकार्बोनेट, इसके फॉर्म में उसकी इम्प्योरिटी होती है जिससे हार्डनेस वाटर प्रोड्यूस करता है। और वो जो इम्प्योरिटी इन वाटर होती है वो काफी कम अमाउंट में होती है, इसलिए इफ इन ए कॉन्सेंट्रेशन इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट देन हम लोग पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखा होगा कि वहाँ पे जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत कम ट्रेस अमाउंट में होता है, उसके लिए पीपीएम यूज करते हैं। तो टोटल 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, टोटल 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ कह रहा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट का भी वॉल्यूम लोगे और सॉल्यूशन का भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यहाँ कह रहा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो ऊपर क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट का वेट ग्राम लोगे, नीचे में क्या जाएगा, वॉल्यूम एमएल लोगे। तीसरा है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर सोल्यूट का मोल लोगे, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे। नॉर्मलिटी, ऊपर सोल्यूट का मोल के जगह आप इक्विवेलेंट लोगे, नीचे सॉल्यूशन का क्या लोगे, वॉल्यूम लोगे। सब में देखो ना वही आ रहा है। परसेंटेज बाई वेट, तो ऊपर भी सोल्यूट का वेट लोगे, नीचे भी सॉल्यूशन का वेट लोगे। तीसरा है मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर भी सॉल्यूट का मोल लोगे, नीचे भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, फिर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नीचे मोल लोगे। तीसरा है मोललिटी, यही कहा था कि नीचे एक्सेप्ट मोललिटी में क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर सॉल्यूट का मोल लोगे, नीचे पहली बार हुआ जो सॉल्यूशन की जगह क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है। और तीसरा पार्ट्स पर मिलियन, ऊपर भी सॉल्यूट, नीचे भी क्या लोगे, सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन में कितना ज्यादा अमाउंट उस सॉल्यूट का है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कभी मैं इधर बता देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि कितना उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मैं बात कर सकता हूं, इट इज स्ट्रेंथ को कॉन्सेंट्रेशन कह सकता हूं। concentration, it is directly proportional to amount of solute। जो भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और जो स्ट्रेंथ ऑफ जो चीजों पे डिपेंड करेगी, ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ऐसे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन डिफाइन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे में
present in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये कभी भी न्यूमेरिकल दे दे आपको तो आपको ऐसा आना चाहिए कि कभी भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आप 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, वेट ग्राम में होना चाहिए। तो आइए एक बार हम लोग ग्रुप ए के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं, दूसरी बार ग्रुप बी के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म करते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप ए में पहला हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसी को एक और नाम से बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं परसेंटेज बाय वी, इसी को बोलते हैं परसेंटेज बाय वी। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वी वॉल्यूम भी बोलते हैं या परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। होता क्या है आप समझो, it is defined as वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। ऊपर भी सॉल्यूट का वॉल्यूम किसमें ml, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। आप इसको लिखोगे कैसे? परसेंटेज बाय v इज इक्वल टू, ऊपर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, नीचे में क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आपको अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत समझो? मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आइए मैं इधर बता रहा हूँ आपको। आपसे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपसे कह रहे हैं 30%, आपसे कह रहा है 30% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। 30% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? आपसे कह रहा है 30% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। इट मीन्स, आप ध्यान से सोचना, अगर किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हो जाए, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, तो ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इन सच केसेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मैं सिंपल ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 हो जाए तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट। इसका मतलब हुआ कि अगर 30% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ले लूं तो इसमें 30 ml क्या आ जाएगा? इथेनॉल। तो मैं कह सकता हूं इट मीन 30 ml of ethanol present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। दूसरा जो बात, पहले तो ये चीज आपने ये समझा। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो हम निकाल रहे हैं, या आगे निकालेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आगे निकालेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, ये सॉल्यूट के लिए डिफाइंड है। हमेशा किसके लिए डिफाइंड है? सॉल्यूट के लिए। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ऑल दीज कंसंट्रेशन आर डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट।
all the concentration terms defined with respect to solute। तो यहां पे अगर मैं बात करूं परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, तो ये भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। मैं नहीं कह सकता कि 30% वाटर सॉल्यूशन, अगर 30% वाटर सॉल्यूशन लेंगे तो इस केस में वाटर क्या हो जाएगा सॉल्यूट, इथेनॉल क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, आइए इसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। इसी पे बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, कह रहा हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड। आपको निकालना है कि कितना ml ऑफ इथेनॉल आपको डालना पड़ेगा added in a 250 ml of water, 250 ml of water to obtain a solution can containing 80% volume by volume of solvent। यहाँ देखो ये 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ क्या देगा सॉल्वेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ऑल दीज आर कंसंट्रेशन टर्म आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के टर्म्स में लाना पड़ेगा, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलके 100% होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब लगा दो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ऊपर में क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, नीचे में क्या लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी निकल चुका है 20%। तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, इस वॉल्यूम को निकालना है तो वॉल्यूम इन ml, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो V प्लस 250 इज इक्वल टू 100। क्योंकि नीचे में हम 250 नहीं डाल सकते, ये ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। मुझे क्या चाहिए नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट करना पड़ेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 20 1 20, 25 जा, तो कितना हो गया V प्लस 250 इज इक्वल टू 5V, तो V इज इक्वल टू 250/4, ये ml। दिस इज योर सम टर्म पढ़ते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंट W/V। डिफाइन क्या करते हैं, it is defined as weight of solute in gram present in 100 ml of solution। वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और नीचे सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए ml, मतलब सॉल्यूशन का क्या है वॉल्यूम है और उसका क्या है वेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, ऊपर में क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब ध्यान से देखना, दिस इज योर फॉर्मूला। तो आप सोचना कि अगर आप सॉल्यूट का वेट ले रहे हो, इट मीन सॉल्यूट जनरली क्या होगा सॉलिड नेचर का होगा। तो इस केस में आपका जो सॉल्यूट है सॉलिड नेचर का होगा, और जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेज में बन रहा है, तो जो सॉल्वेंट होगा ये लिक्विड नेचर का होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस केस में आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन याद रखना, मैं यही समझा रहा हूं आपका कि कभी भी अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड नेचर का है और वैसे टाइप के आप सॉल्यूशन को बना रहे हो जिसमें सॉल्यूट सॉलिड नेचर का है, तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा।
क्यों मैं ये समझा रहा हूं। तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसको निग्लिजिबल करते हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, सॉल्वेंट के बराबर। होता क्या है कि आप क्या करो, एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लो और उसमें 2 स्पून चीनी डालो। जब उसमें देखना, जब 2 स्पून चीनी डालोगे तो अभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्लास ऑफ वाटर ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट, जब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं फिजिकल का फर्स्ट टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में, तो उस केस में सॉलिड्स, जब भी आप किसी सॉलिड्स को अरेंज करते हो ना, तो उसके बीच में कई सारे वर्ड्स बनते हैं, उसके बीच में कई सारे खाली स्पेस वर्ड्स होते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूट के उसी वर्ड्स को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उस केस में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। और वो आप सॉलिड स्टेट में काफी अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप सिंपल यहाँ पे याद रखना कि कभी भी सॉल्यूट आपका सॉलिड नेचर का हो, कभी भी सॉल्यूट आपका सॉलिड नेचर का हो, उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो आप डाल सकते हो, तो परसेंटेज डालो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये भी करोगे तो सही होगा। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंट W बाई V इज इक्वल टू weight of solute upon volume of solution मल्टीप्लाई 100। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब इसी पे कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं क्या कह रहा था आपसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं 30% यूरिया सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन। तो आप कहोगे इसका मतलब होगा, आप यहाँ फिर आप समझना कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 हो जाए तो 100 कैंसिल, तो इसका मतलब जो वेट ऑफ यूरिया होगा वो 100 ml सॉल्यूशन में होगा। इसका मतलब ये हुआ 30 ग्राम ऑफ यूरिया, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये आ जाएगा 60। 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको इससे दो चीज निकल गया, क्या एक क्या निकल गया, तो एक निकल गया आपको वेट ऑफ यूरिया कितना 30 ग्राम, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ नहीं दिया हुआ है। इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन इन प्रॉब्लम देन वी कंसीडर वाटर एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। आइए नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ते हैं, मोलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इस एम को पढ़ते हैं मोलर, इस कैपिटल एम को पढ़ते हैं मोलर। क्या है कंसेंट्रेशन समझना, मोलरिटी it is defined as number of mole of solute present in, it is defined as number of mole of solute present per liter of solution। किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट है उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट है उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो अगर मोलरिटी m की बात करें तो ऊपर में हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी जब भी होगा तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसके यूनिट की बात करोगे तो ऊपर में क्या जाएगा, मोल पर लीटर, इसी को बोलते हैं मोलर, मोल पर लीटर। आप कहोगे कि यहाँ पे जो सर ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना हो
अगर आपको मोल ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो अगर सॉल्यूट का वेट गिवन है, तो वेट के केस में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का नंबर गिवन, जनरली आपको ज्यादातर केस में वेट ही गिवन है, अगर सॉल्यूट का नंबर गिवन है तो मोल क्या होगा, जो भी गिवन नंबर है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब जो भी नंबर है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर ओनली फॉर गैस, ये लिख देता हूं, ओनली फॉर गैस एट एसटीपी, इस केस में जो नंबर ऑफ मोल होता है ये होता है जो भी गिवन वॉल्यूम है अपॉन 20.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 20.2। जो भी गिवन डाटा हो, अगर वेट गिवन है तो सॉल्यूट के वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना, डिवाइड कर लेना। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसको अपन बोलते हैं W बाय। ये तीन फॉर्मूला हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। जो चौथा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से, तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोलरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लोग मोल की बातों पर मोल अपन वॉल्यूम लीटर तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी आप केमिस्ट्री के लैब वगैरह में भी देखोगे तो कभी भी कोई सॉल्यूशन लीटर में नहीं होगा। या आप केमिस्ट्री के लैब में हमेशा छोटे छोटे पॉट में आपको सारे एसिड बेस दिए होते हैं, तो जब भी सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम एमएल में ही होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला को एमएल के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो समझो अगर नंबर ऑफ मोल, इस फॉर्मूला को अगर मैं चेंज करूं, ज्यादातर क्वेश्चन के गिवन डाटा के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं, तो मोलरिटी m इज इक्वल टू, ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और अगर ये वॉल्यूम ml में गिवन है तो उस ml को 1000 से डिवाइड कर दूं तो लीटर आ जाएगा। तो इफ वॉल्यूम इज इन ml तो उसको 1000 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई। आइए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मोलरिटी, उसी पे बेस्ड अभी हम लोगों ने ग्रुप 1 में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और थर्ड पढ़ रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोल पर लीटर, मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात कर लें कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है। तो सॉल्यूट कितना क्या दिया हुआ है, यूरिया, फॉर्मूला NH2CO NH2। और जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 60। इस क्वेश्चन में कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो इस सॉल्यूट का जो वेट गिवन है, वेट ऑफ यूरिया वो कितना है, 30 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर वेट है, जो गिवन वेट है वो 30 ग्राम है। शक्कर चीनी तो आपके घर में डब्बे में पड़े होते हैं, लेकिन चाय में पूरा डब्बा नहीं डालते हो ना। चाय का टेस्ट तो जितना स्पून आप डालते हो चाय में उससे डिपेंड करेगा ना। तो मॉलिक्यूलर वेट से फर्क नहीं पड़ रहा, आप कितने ग्राम यूरिया का सॉल्यूशन आ रहे हैं इस चीज पे डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन। अरे कह रहा है टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, या जिसको बोल सकता हूं 2010। तो पहला कह रहा है मोलरिटी निकालो, तो मोलरिटी की बात करोगे तो मोलरिटी ऊपर क्या हो जाएगा मोल, नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। मोल के लिए बात करोगे तो मोल क्या जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल कितना हो जाएगा 30/60 अपॉन नीचे में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 लीटर। तो कितना आ जाएगा 1/4, 0.2। ये सॉल्यूशन। दूसरा कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा क्या कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये तो पहला निकल गया, अब दूसरा यहां निकाल लेता हूं।
परसेंट डब्ल्यू बाई वी। परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम याद रखना आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में, तो कितना हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 3/2 1.5% डब्ल्यू। क्लियर। तो इस पे जो भी बेस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड शुड बी यूज्ड। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला होता है HNO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये 63 होता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे, मैं फिर से देता हूँ। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 + 6, ऑक्सीजन का कितना 16 × 3, तो ये 1 + 14 × 48, तो ये आ जाएगा 63। ये सिंपल। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml दिया हुआ है एंड कह रहे 2 मोलर HNO3। तो मोलरिटी कितना दिया हुआ है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है 2 मोलर। कोई दिक्कत। तो कह रहे हैं कि एसिड का वेट बताओ, एसिड का कितना वेट लोगे कि 250 ml सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 2 मोलर है, तो उसमें एसिड का वेट बताओ कितना वेट लोगे। अब कह रहा है एसिड इज 70% कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले एसिड का वेट तो निकाले। तो अगर एसिड का वेट निकालोगे तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम इन ml। अब ये मत क्या लिखना, मैंने ये लिखा था वेट को W लिख दिया था, मॉलिक्यूलर वेट को M लिख दिया था। मोलरिटी कितनी दी हुई है 2, वेट कितना है निकालना है तो वेट ले लेते हैं इनटू मॉलिक्यूलर वेट 63 मल्टीप्लाई 1000 इनटू वॉल्यूम 250 250 ml, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो वेट इज इक्वल टू 63/2। एक ऑप्शन ये भी था 63/2। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये एसिड 100% कॉन्सेंट्रेटेड होता तो वेट 63/2 होता। तो एसिड का वेट का 100% तो है नहीं, तो एसिड का जो भी वेट होगा वो 63/2 से ज्यादा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 30% तो उसमें वाटर है। ये जो कह रहा है 70% कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जो भी आप एसिड का वेट अगर 100 ग्राम लोगे तो उसमें 70 ग्राम ही एसिड का वेट आएगा। 30 ग्राम तो पानी ही है ना, 30 ग्राम तो वाटर ही है ना। तो अगर मैं कर दूं यहां पे वेट ऑफ एसिड इंटू 70%, मतलब ये इस वेट का 70% लेने के बाद ये आपको कितना जाएगा 63/2। तो वेट ऑफ एसिड कितना हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 100/2 इंटू 70, 310/7। दिस इज योर क्लियर है। तो सिंपल ये भी कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन था। हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया और वेट कुछ भी x ले लिया, तो x का 70% इतना आना चाहिए, तो x का वेट निकाल लिया 310/7। क्या होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत। तो ग्रुप ए में हम लोग 3 टाइप के कंसंट्रेशन थे। पहले धीरे धीरे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेते हैं, तब एक कंसंट्रेशन टर्म का दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ क्या जाएगा एक लिंकिंग है। जो इसमें थर्ड है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी मैं आपको 2 जगह पढ़ा चुका हूँ। एक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिडॉक्स रिएक्शन में, जहाँ n फैक्टर निकालते हैं, तो नॉर्मलिटी बेसिकली n फैक्टर का फंडा है। या दूसरा मैं जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मलिटी थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ। नॉर्मल बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज
वहां पे नंबर ऑफ मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in number of equivalent of solute present per liter of solution। तो नॉर्मलिटी देख लो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ऊपर में आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहीं पे आप थोड़ा मोलरिटी से कंपेयर करोगे तो मोलरिटी में था ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डिफरेंस ये नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का है, इसलिए नॉर्मलिटी को मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, इसको मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। अब इक्विवेलेंट होता क्या है, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्यू, तो जैसे मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वैसे इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब डिफरेंस तो यही एन फैक्टर का है ना, और ये एन फैक्टर जो होता है इसी को हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी एन वी। एक को बोलते हैं एसिडिटी, एसिडिटी बोलते हैं कोई भी बेस कितना OH माइनस डोनेट करेगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड बाय एन बेस। जैसे अगर NaOH है, कितना NaOH एक OH डोनेट करेगा, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। MgOH2 है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। AlOH होल 3 है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली बेसिटी, इसको बोलते हैं बेसिसिटी। ये एसिड का देखते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड बाय एन एसिड। जैसे HCl के लिए 1 हो जाएगा, H2SO4 के लिए 2 हो जाएगा, HNO3 के लिए कितना हो जाएगा 1। तो कोई भी एसिड कितना H प्लस डोनेट करेगा उसके लिए कितना हो जाएगा 1। H3 H2CO3 की बात कर लो, इसके लिए कितना हो जाएगा 2। H3BO3 के लिए बात करो तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1। C ये फॉर आयंस के लिए होता है, आयंस पे जो चार्ज होगा वही n फैक्टर होगा। इस केस में जो n फैक्टर होगा ये होगा चार्ज ऑन आयंस। जैसे Na प्लस पे कितना हो जाएगा 1, Mg प्लस 2 का कितना हो जाएगा 2। n और v जो है n है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे Zn प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। और v क्या होता है वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। इस केस में जो n फैक्टर है वो वैलेंसी के बराबर हो जाएगा। जैसे सोडियम है तो 1, मैग्नीशियम है 2, पोटासियम है 1, एल्युमिनियम है 3। तो ये सब कुछ एलिमेंट की अपनी जो वैलेंसी होती है उसे नोट कर दो। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, और n फैक्टर अलग अलग केस में आप निकाल सकते हो। एसिड
कितना ज्यादा H प्लस डोनेट करेगा वही उसका एन फैक्टर होगा। बेस कितना OH माइनस एन फैक्टर डोनेट करेगा वो भी उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। किसी भी आयंस में जो चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। किसी भी एटम की जो वैलेंसी होगी वही एन फैक्टर होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, एन फैक्टर। अगर आप एन फैक्टर निकाल लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी। आइए मैं इसको थोड़ा सा आगे आपको समझाता हूँ। ऊपर में क्या गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ऊपर 1000 और वॉल्यूम क्या जाएगा, मिलीलीटर। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml। ये पूरा क्वांटिटी क्या है, मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। सिंपल है, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन नॉर्मेलिटी से फंस जाए तो सिंपल कर देना, मोलरिटी आप जानते हो काफी अच्छे से, मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वही उसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी। दूसरा चीज, आप इसको जब डालोगे तो यहाँ से निकाल लो, नॉर्मेलिटी को नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो एक और आपको काफी खूबसूरत सा फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलरिटी में क्या डिफरेंस है, तो मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन किसी भी दो मिक्सचर का, किसी भी दो कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए और दोनों के दोनों इमिसिबल होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जब भी अगर किसी सॉल्यूशन की बात करें तो चार चीजें आपको दिमाग में आएगी कि सॉल्यूशन बाइनरी होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, मिसिबल होना चाहिए, और उस केस में सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। फिर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो वैसे कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट सॉल्यूशन को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी एंड पॉलिनरी, जिसमें हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा डिपेंडिंग अपॉन देयर फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बन रहे थे। एक क्योंकि बिकॉज सॉल्यूट एग्जिस्ट इन आइदर सॉलिड, लिक्विड और इन गैस, एंड बोथ सॉल्वेंट आल्सो एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्यूट में तीन फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड सॉल्वेंट में तीन फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, जिसमें से हम लोग 3 टाइप के सॉल्यूशन, वैसे 3 सॉलिड वाले सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड फेज में था उसको सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। वैसे गैसियस सॉल्यूशन जिसको ऑलरेडी गैस में डिस्कस 11th में कर चुके हैं, अभी हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ते हैं जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा। ये बातें थी। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया आज कंसंट्रेशन टर्म्स। फिर देखा कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ, नॉट सॉल्वेंट, आई एम करेक्टिंग माय सेल्फ, फ्रॉम किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, नॉट द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की बात, कंसंट्रेशन की बात हम लोग जब भी करते हैं तो सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन की बात हम लोग जब भी करेंगे तो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, नॉट फॉर सॉल्वेंट। फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1000 ml के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं, कितना वेट ऑफ सॉल्यूट है। फिर कंसंट्रेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तरफ मास रिलेटेड, दूसरी तरफ था वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड वो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, मास रिलेटेड वो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगी। फिर वॉल्यूम रिलेटेड में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से था, जो चार हम लोगों ने कंपेयर किया ग्रुप ए में, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा था मोलरिटी, और चौथा है नॉर्मेलिटी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो मोलरिटी है। क्योंकि जब हम लोग ग्रुप ए ग्रुप 2 पढ़ लेंगे ना तो हम लोग मोलरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें डाइल्यूशन आएगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग आएगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप काफी ज्यादा क्वेश्चन
20% क्वेश्चन तो आपको मोलरिटी कंसंट्रेशन पे बेस्ड होंगे। और इस सॉल्यूशन चैप्टर को समझने के लिए आपको मोलरिटी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं वन बाय वन आपको थ्योरी भी डिक्टेट करूंगा, और जहां पे न्यूमेरिकल जितने कॉन्सेप्ट पे बनते हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट पे जितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, पॉसिबिलिटी बोथ सब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल्स, स्पेशली मैं न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि सब्जेक्टिव ऑलरेडी लेक्चर में कवर हो जा रहा है, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच भी आपको बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो मुझे बदले में आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, जो गिवन नंबर लास्ट में दिया हुआ है आप उस पर कॉल करिए। जो भी लोग होंगे वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, और जो भी आपका डाउट क्वेरी होगा वो आपको सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।